तो लास्ट 3-4 मैचेस में बार्सिलोना के लिए ला लीगा में जो रिजल्ट्स जा रहे थे, लगातार 3 मैचेस में 2 लॉस और 1 ड्रॉ का सामना करना पड़ा था। उसके बाद बारसा को एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की ज़रूरत थी और बारसा के लड़कों ने ये करके भी दिखाया लास्ट मैच में। पॉज कर। तो हॉनेस्टली बताया जाए तो बारसा के लिए नवंबर का मंथ बहुत ही ख़राब था। हमारे पास 6 पॉइंट की लीड था शायद ला लीगा में, और हम अभी मैथमेटिकली अगर रियल मैड्रिड दोनों मैचेस जो उनके हाथ में है वो अगर जीत जाए तो वो हमसे 2 पॉइंट के आगे चले जाएंगे। बहुत ही ख़राब था ला लीगा का मैच। उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की ज़रूरत थी और पहला मैच था दिसंबर का और हमने 5-1 से मालोर्का को हरा भी दिया और थ्रैश कर दिया एक तरीके से। ये ज़रूरत भी था हांसी फ्लिक के लिए और प्लेयर्स के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए भी। तो पहली बात अगर मैच के बारे में बताया जाए तो हमारा जो टॉप स्कोरर है ला लीगा और चैंपियंस लीग दोनों में ही टॉप स्कोरर है लेवांडोस्की, वो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि लेवांडोस्की एकमात्र प्लेयर था जो बार्सिलोना के लिए इस सीज़न 20 में से 20 सारे मैचेस स्टार्ट किया था। उसको रेस्ट की भी ज़रूरत थी क्योंकि सैटरडे को बेतिस के अगेंस्ट मैच है और थर्सडे को शायद डॉर्टमुंड के साथ भी मैच है। तो उसके लिए उसको पूरी फिट रहना ज़रूरी है क्योंकि उन दोनों मैचेस में अवे फ्रॉम होम है, स्पेशली उन दोनों मैचेस में लेवा का 100% ज़रूरी है हमारे लिए। लेवा की जगह हमारे हांसी फ्लिक ने फेरन टोरेस को स्टार्ट दिया। फेरन टोरेस वैसे लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, 1-2 महीने की इंजरी के बाद। फेरन टोरेस बताऊँ तो बहुत ख़राब भी नहीं खेला और कुछ अच्छा भी नहीं किया। गोल मारा ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। फेरन टोरेस एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत पेसी है, पोजीशन पे अच्छा आ जाता है, मतलब फाइनल थर्ड में सही पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन उसका फास्ट टच जितना ही ख़राब है उसका फिनिशिंग उससे भी ज़्यादा ख़राब है। मतलब उसको कार्ल एटलीस्ट 3-4 ऐसे चांसेस मिले थे जो आसानी से गोल हो सकता था और बार्सिलोना पहले हाफ में ही 3-4 गोल की लीड ले सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मालोर्का ने भी लास्ट मोमेंट पे फर्स्ट हाफ के लास्ट मोमेंट पे गोल भी स्कोर कर दिया। इसकी वजह से हमारी टेंशन और बढ़ गई। फर्स्ट हाफ में 1-1 हो गया। उसके बाद हांसी फ्लिक ने अपने प्लेयर्स को थोड़ा समझाया, टैक्टिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया होगा। उसके बाद फर्स्ट हाफ में हमने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया और 4 गोल मारे। सेकेंड हाफ में हमने स्पेशली फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना के लिए पोजीशन बेस्ड फुटबॉल जब खेल रहे थे तब मिडफील्ड से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में हमने पोजीशन ज़्यादा रखा, हमने मिडफील्ड से क्रिएट किया चांसेस और उनको बरी भी किया। अगर यही चांसेस अगर दूसरे किसी दिन अगर यही चांसेस हमारे मिस हो जाते सेकेंड हाफ में भी, हमें भी ये इस मैच में भी एक लॉस भी सामना कर सकता और ड्रॉ भी हो जाता। प्लेयर बाय प्लेयर अगर इस मैच में हम बात करें तो सबसे पहले बात करनी चाहिए हमें राफिनिया की। लेवांडोस्की चाहे टॉप स्कोरर हो हमारे लिए, लामिन जमाल शायद बहुत सारे असिस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्लेयर बार्सिलोना का बेस्ट प्लेयर है इस सीज़न के लिए तो वो है राफिनिया। वो 90 मिनट भागता रहता है, आपको प्रेस करेगा, सब कुछ करेगा और अपना 100% टीम के लिए डेडिकेट कर देता है। खास करके जब से राफिनिया को कैप्टन आर्मबैंड्स मिला है तब से वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गेम खेलता है और ऐसा दिखता है कि उस पूरी टीम की जिम्मेदारी अकेले उसके ऊपर ही है। वो 100% देता है। उसके बाद अगर किसी प्लेयर्स की बात करें तो वो है पेड्री और कसाडो। मेरे हिसाब से जब पेड्री और कसाडो मिडफील्ड में स्टार्ट करते हैं पीछे की तरफ, पेड्री एज ए नंबर 10 नहीं, पेड्री एज ए प्ले मेकर, जब पेड्री कसाडो पास में खेलते हैं उनका केमिस्ट्री बहुत सॉलिड दिखता है और बार्सिलोना मिडफील्ड में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। तब बार्सिलोना का मिडफील्ड सॉर्टेड रहता है जब ये दोनों साथ में खेलते हैं। फ्रैंकी डियोंग अब नंबर 10 खिला दो, गाभी को नंबर 10 खिला दो या फिर ओल्मो तो है ही नंबर 10, लेकिन मुझे लगता है पेड्री और कसाडो की ये जो पेयरिंग है इसको तोड़ना नहीं चाहिए फ्यूचर में। इसी के साथ ही हांसी फ्लिक को फ्यूचर देखना चाहिए और ये वर्क भी करता है हमारे लिए। उसके बाद थोड़ा ओल्मो के बारे में बात कर लो। ओल्मो का गेम भी हालांकि एक शॉर्ट टर्म इंजरी के बाद वापस आ रहा था, ओल्मो का गेम भी ठीक ठाक गया। अगर कल हो सकता है लेवा खेल जाता अपने 90 मिनट तो हो सकता है वो 2-4 असिस्ट भी दे सकता था और गोल भी मार सकता है क्योंकि लेवा के साथ उसका केमिस्ट्री अच्छा बैठता है, लिंक अप प्ले भी आसानी होता है उसको। फेरन टोरेस के साथ ये नहीं होता, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि ओल्मो का गेम ठीक ठाक ही था। मतलब लेवा वगैरह होता तो थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद हमें बात करनी चाहिए लामिन जमाल की। पहले मैं बता दूँ लामिन जमाल का उसका जो स्टैंडर्ड्स बना चुका है अभी वो 17 ईयर्स की एज में ही, उसके हिसाब से उसका गेम बहुत ही ख़राब जा रहा था 70 मिनट के आसपास तक। 2 सीटर मिस कर दिए थे, इजी चांसेस थे लगभग। उसके बाद उसने पेनल्टी जीता और उसके बाद जो असिस्ट किया वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था।
शायद ऐसे पासेस हम किसको करते देखते, KDB, मॉड्रिच, मेसी, इन लोगों को ही करते देखते, और लामिन जमाल ये चीज़ें 17 ईयर्स की एज में ही कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल लामिन जमाल एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जो कि आपके लिए पूरा गेम शांत रहेगा, लेकिन उसके अंदर इतना एबिलिटी है कि वो 10 मिनट के अंदर ही पूरा गेम का नक्शा अकेले दम पर पलट सकता है। इतना बेहतरीन प्लेयर है अभी लामिन जमाल, इतना इंपॉर्टेंट भी है। उसने 12 गेम ला लीगा में स्टार्ट किया और बार्सिलोना एक भी मैच नहीं आ रहे। उसके अलावा जितने भी मैचेस बार्सिलोना ने खेले, या तो ड्रॉ हुआ या तो लॉस हुआ। तो लामिन जमाल तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। उसके बाद जो प्लेयर की तारीफ बनती है सबसे ज़्यादा, वो है पाउ विक्टर। और मेरे हिसाब से हांसी फ्लिक को ये समझना भी पड़ेगा कि लेवेंडोस्की के बाद अगर कोई सेकंड चॉइस डिजर्व करता है तो वो है पाउ विक्टर, नॉट फेरन टोरेस। फेरन टोरेस अगर उसको विंगर की तरफ खिलाओगे तो फिर ठीक है, लेकिन तो पाउ विक्टर ही बेस्ट है। उसका पेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका प्रेसिंग, वो राइट टू लेफ्ट हर जगह प्रेस करता है, वो थकता भी नहीं है। उसकी होल्ड अप प्ले भी बहुत बढ़िया है, उसकी टचेस अच्छा है, फिनिशिंग भी अच्छा है, कल हमने देख भी लिया। तो मेरे हिसाब से हांसी फ्लिक को, पाउ विक्टर को जो थोड़ा ज़्यादा मिनट्स देने पड़ेंगे हर मैच में, एटलीस्ट 20-25 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा उससे। अभी जो उसका यंग है, जब थोड़ा ग्रो करेगा धीरे धीरे, क्या पता हमें एक सेकंड स्ट्राइकर की नीड ही ना पड़े अगले सीजन तक। इवन कल के मैच में फ्रैंकी डियोंग के बारे में भी बात करोगे तो ही वॉज फिनोमिनल। फ्रैंकी डियोंग 75th मिनट पे आए थे और उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही एक गोल और एक असिस्ट दे दिया। और कल स्पेशली फ्रैंकी डियोंग एज ए नंबर 10 खेल रहा था। फ्लिक ने बहुत दिनों बाद उसको ट्राई किया नंबर 10 पे, और मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा उसका गेम हायर ऑन द पोजिशन फील्ड पे। और मुझे लगता है ये करना भी चाहिए उसके साथ, क्योंकि कैसाडो के साथ या फिर पेड्री के साथ बैकलाइन में वो जो डिफेंसिव रोल में जाता है फ्रैंकी डियोंग, तब उसका गेम उतना अच्छे से निखर के नहीं आता। लेकिन जब नंबर 10 खेला कल के मैच में तो उसका गेम बहुत अच्छे से निकला। मेरे हिसाब से फ्यूचर में भी हांसी फ्लिक को, फ्रैंकी डियोंग को आप फील्ड के थोड़ा अटैकिंग हाफ में ही ट्राई करना चाहिए। एज ए नंबर 10 खिलाओ या तो एज ए CM खिलाओ। ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस कल अच्छा, एकदम परफेक्ट तो नहीं था लेकिन बहुत ही अच्छा था। हमारा बैकलाइन भी सॉलिड था। अगर एक गोल हमने कॉन्सीड किया, लेकिन इतना डिफेंसिव हाईलाइन हम रखेंगे तो एक आधा गोल तो हमें कॉन्सीड करना ही पड़ेगा, इतना तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते इसमें। लेकिन बारसा का गेम कल फर्स्ट हाफ में जितना ख़राब था ना, वो चीज़ें हमें फ्यूचर में सुधारनी पड़ेगी। आप एक ही मैच में एक फर्स्ट 45 मिनट के अंदर ही 3-4 बिग चांसेस ऐसे मिस नहीं कर सकते। अगर बड़े टीम्स के अगेंस्ट आप ऐसे मिस करोगे तो वो लोग आपको ऐसे गलती सुधारने का मौका नहीं देंगे सेकेंड हाफ में, वो लोग आपको पनिश ही करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सुधारनी पड़ेगी, नहीं कि बाकी सब कुछ ठीक ठाक है बार्सिलोना के लिए। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम बारसा। कल एक और मतलब बड़ा मैच था, बायर्न वर्सेस लेवरकुसेन का मैच था, DFB पोकल का राउंड ऑफ 16। वो उन्होंने बायर्न म्यूनिख 1-0 से लेवरकुसेन के अगेंस्ट हार गए। देखो यार, हैरी केन का कर्ज, ट्रॉफी कर्ज इतना बड़ा है। वो जस्ट इंजर्ड हुआ इस मैच से पहले, और बायर्न DFB पोकल से भी बाहर हो गए। वैसे कल बायर्न का लॉस जो हुआ 1-0 का, उसका वजह सिर्फ हैरी केन नहीं है, हैरी केन का एब्सेंस नहीं है। स्पेशली मैनुएल नोयर ने 70 मिनट पे स्ट्रेट रेड कार्ड ले लिया था। सेम हर चीज़ हर मैच में न्यूयॉर्क जो करने की कोशिश करता है, हायर अप द पिच आके बॉल रिसीव करने की कोशिश करता है, हर मैच में ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैच में आपका फॉल्ट हो ही जाता है, और कल के मैच में ये न्यूयॉर्क के साथ हुआ और स्ट्रेट रेड कार्ड मिला। और ये रेड कार्ड डिजर्विंग था, कोई रॉब वगैरह नहीं है, डिजर्विंग था। और मुझे ये सरप्राइजिंग लगा कि 10 मैन बायर्न लेवरकुसेन से ज़्यादा अच्छे खेल रही थी कल। स्पेशली कंपनी ने मूसियाला को एज ए सेंटर फॉरवर्ड यूज किया और ओलियसे को नंबर 10 यूज किया, और साने और कोमन को दोनों लेफ्ट और राइट में यूज किया। जब अपना नोयर इंजर्ड हो गया, उसके बाद साने को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, क्योंकि एक गोलकीपर की आना था। उसके बाद भी मुझे ऐसा एक बार भी फील नहीं हुआ कि लेवरकुसेन बहुत ज़्यादा अच्छे खेल रहे हैं। बायर्न 10 मैन के साथ जैसे खेल रहे थे, लेवरकुसेन भी ऐसे ही खेल रहे थे। यार आप 10 मैन के साथ कितना भी अच्छा खेल लो, कितना भी पोजीशन रख लो, कभी ना कभी आपको एक्सपोज होना ही पड़ता है। और वो एक मूवमेंट चाहिए था लेवरकुसेन को, और उनको मिल भी गया, और उन्होंने एक गोल भी स्कोर कर दिया हेडर के जरिए सेट पीस से। तो बायर्न म्यूनिख तो ऐसे ही देखो, DFB पोकल से राउंड ऑफ 16 से ही बाहर हो गया। एक ट्रॉफी तो हैरी केन के हाथ से गया, बट आई होप कि वो बुंदेसलीगा बायर्न इस साल बॉटल ना करे। एटलीस्ट मैं तो भाई डेस्परेटली देखना चाहता हूँ कि हैरी केन कोई ना कोई ट्रॉफी जीत ले। इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा स्ट्राइकर है, गोल्स पे गोल मारता है, ट्रॉफी नहीं जीतता है। आई होप कि वो लोग बुंदेसलीगा इस सीजन तो एटलीस्ट जीत ही जाए।
सीरिया फॉलो करते हो तो देखोगे सीरिया में जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत ही क्रेजी हो चुका है। अभी नेपोली फर्स्ट पोजीशन पे बैठी है सिर्फ 1 पॉइंट की लीड के साथ। अटलांटा सेकंड पोजीशन पे 31 पॉइंट के साथ। अटलांटा, इंटर मिलान और फियोरेंटीना सारे सेम पॉइंट्स पे है। फिर इंटर ने शायद एक मैच कम खेला इसलिए उनका 3 पॉइंट पीछे है। अल्टीमेटली वो अगर अगला मैच जीत जाएंगे तो वो सारे तीनों टीम एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और लाजियो शायद फोर्थ पे है, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ पे होगा। और जुवेंटस जो कि अभी भी सीरिया में अनबीटेन है और सीजन उनका इतना अच्छे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अभी 6th पे पोजीशन पे आ चुका है। और एसी मिलान 7th पे चला गया है। सीरिया का सीजन बहुत ही क्रेजी जा रहा है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अभी स्टिल अर्ली ऑन द सीजन है। मुझे लगता है इस बार का टाइटल रेस बहुत ही मतलब 3-4 टीम्स के बीच में बहुत ही अच्छा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और आप लोगों का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।